The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Lokman IAS and make your UPSC dreams come true. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम सिद्धांत कुमार है और इस बार 66वीं बीपीएससी का जो परिणाम घोषित हुआ है उसमें मुझे 5th रैंक हासिल हुई है और मुझे बिहार फाइनेंशियल सर्विस में असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स की पोस्ट मिली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीपीएससी में प्री की तैयारी कैसे करें। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। पहली बात यह है कि जब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो बीपीएससी की तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना बिल्कुल आवश्यक है। एनसीईआरटी जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि क्या बैकग्राउंड्स हैं और क्या डेवलपमेंट्स हैं जिसके बदौलत फिर आप जो सेकंड स्टेज है बीपीएससी प्री का, जो कि लूसेंट बुक या फिर किसी भी वन लाइनर बुक या घटना चक्र जो लोग पढ़ते हैं उसके डेवलपमेंट्स को समझ पाएंगे। तो एनसीईआरटी आपका एक बेस तैयार करेगी जिससे आपको एक बैकग्राउंड का नॉलेज समझ में आएगा। फिर सेकंड जो चीज़ है उसमें आपको लूसेंट पढ़ना होगा। लूसेंट से ही सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो, चाहे वो साइंस के क्वेश्चंस हो या फिर किसी भी स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चंस हो जो कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी कुछ भी हो, तो वो डायरेक्ट आपको लूसेंट से मिल जाएगी। तीसरी जो चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है बिहार समग्र की बुक। बिहार समग्र से आपको बिहार स्पेशल के बारे में नॉलेज मिलेगी। इम्तियाज़ अहमद सर की आप MCQ बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स वन लाइनर, इसके लिए आप स्पीडी या एडिटोरिया इस दोनों मैगजीन में से किसी भी मैगजीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चार चीज़ जब आप कर लोगे तो फाइनली फिर आपको एक लास्ट चीज़ करनी होगी और वो है बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बजट और फॉरेस्ट। इन तीनों चीज़ पर अगर आपने वर्क कर लिया और जो मैंने पिछले 4 पॉइंट्स बताए थे जो कि एनसीईआरटी, लूसेंट, बिहार समग्र या फिर किसी भी एक करंट अफेयर्स मैगजीन के साथ बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बजट की तैयारी आपने कर ली तो मेरे हिसाब से आपको प्रीलिम्स में 110 प्लस स्कोर करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और फाइनली मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्री की तैयारी करते समय क्या ना करें, और सबसे बड़ी गलती ये है कि 10 सोर्सेज पे ना जाएं, सिर्फ 1 या 2 रिलायबल सोर्सेज पे ही हमेशा रिलाई करें और उसी का मल्टीपल टाइम रिविजन करें। यही आपको अंततः सक्सेसफुल बनाएगी और आपको सक्सेस दिलाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन होलिस्टिक ढंग से कैसे की जानी चाहिए। तो आपको ये बात तो पता ही होगा कि किसी भी मेंस की प्रिपरेशन करने के पहले आपको उस सिलेबस से गो थ्रू होना होता है। तो अगर आप सिलेबस से गो थ्रू होंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसमें टोटल 4 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर जनरल हिंदी का होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है, दूसरा पेपर GS1 का होता है, तीसरा GS2 का और चौथा आपके ऑप्शनल पेपर का होता है। तो मैं एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे इन चारों पेपर्स को डील करना है। तो जो पहला पेपर होता है जनरल हिंदी, ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। ये इसके मार्क्स आपके नहीं जुटते, लेकिन आपको इसमें एक मिनिमम मार्क्स लाने रहते हैं जिसके बदौलत आपकी बाकी 3 कॉपियाँ चेक होती हैं। अगर आपने इसमें क्वालिफाई नहीं किया तो आपकी बाकी 3 कॉपियाँ चेक ही नहीं होंगी। तो इसमें भी एक मिनिमम मार्क्स लाना आवश्यक होता है जो कि बहुत आसानी से आप ला सकते हैं। तो इसमें आप अगर आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो जनरल हिंदी के एग्ज़ाम के जस्ट कुछ दिन पहले हिंदी न्यूज़पेपर का रीडिंग करना स्टार्ट कर दें और थोड़ा बहुत 1 या 2 ऐसे लिख लें और साथ ही साथ 2-3 ग्रामर्स के क्वेश्चंस बना लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लें। अगर आपने इतना कर लिया तो जनरल हिंदी का कट ऑफ बिल्कुल आसानी से पार हो जाएगा। चलते हैं दूसरे पेपर की तरफ जो है GS1। GS1 में बेसिकली 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन में हिस्ट्री का क्वेश्चन होते हैं, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के। हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में आपके 8 या 9 टॉपिक्स हैं। अगर आपने इस टॉपिक्स के अच्छे से नोट्स बना लिए और एक एक पॉइंट्स को रट लिए तो इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। वो 8 या 9 टॉपिक कुछ इस प्रकार हैं। पहला है पाला आर्ट, दूसरा है मौर्य आर्ट, तीसरा है बिरसा मुंडा रिवोल्ट, चौथा है संथाल रिवोल्ट, पांचवा पंडित जवाहरलाल नेहरू, छठा महात्मा गांधी, सातवां रविंद्रनाथ टैगोर, आठवां सुभाष चंद्र बोस और 9वां मैं बोलूँगा मधुबनी पेंटिंग और 10वां मैं बोलूँगा पाला आर्ट। और इसके अलावा बिहार के प्रेस और एजुकेशन डेवलपमेंट। आपने जो मैंने ये टॉपिक्स बताए हैं, अगर आपने इनके नोट्स बना लिए और इनको अच्छे से रट लिया, अच्छे से समझ लिया और यही चीज़ आप वहाँ पे प्रोड्यूस करके आ गए तो आपको हिस्ट्री में इसके बाहर जनरली क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे।
उसके बाद GS1 का जो सेकंड सेक्शन है वो होता है DI, डेटा इंटरप्रिटेशन, और इसमें स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको सिंपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने हैं और हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से सॉल्व करना है। अगर आपको इससे ज़्यादा भी कुछ करना है, अगर आपकी मैथ्स वीक है, तो आप RS अग्रवाल बुक से हेल्प लेकर डेटा इंटरप्रिटेशन पे बहुत अच्छे से कमांड कर सकते हैं। तीसरा सेक्शन जो GS1 में होता है वो होता है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स के लिए सिंपल एंड स्ट्रेट किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड कोचिंग का मटेरियल ले लें, चाहे वो मंथली मैगजीन हो, विजन IAS की, दृष्टि IAS की, या फिर इनसाइट्स IAS की, किसी की भी जो भी आपको सूट करती हो, और उसकी आप रिविजन कर लें। अगर आपने एक साल का पूरा मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन पढ़ा है तो उसी में से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आने हैं, और स्पेशल फोकस देंगे आप इंटरनेशनल रिलेशंस पे, क्योंकि कम से कम 1 या 2 क्वेश्चंस इंटरनेशनल रिलेशन से आ ही जाते हैं। तो ये बात थी GS1 की। अब हम चलते हैं GS2 में। GS2 में भी 3 सेक्शंस होते हैं। GS2 का जो पहला सेक्शन है वो होता है पॉलिटी, और पॉलिटी के लिए आपको M लक्ष्मीकांत सब बताते हैं, और यही पढ़ना भी चाहिए क्योंकि ये वन एंड होल सोल्यूशन है। अगर आपने M लक्ष्मीकांत पढ़ रखा है तो पॉलिटी के कोई भी क्वेश्चंस आपको अटपटे नहीं लगेंगे। और स्पेशल फोकस आपको देना होगा कुछ टॉपिक्स पे, जो कि इस प्रकार हैं: फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, प्रियम्बल, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, अगर आपने पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, अगर आपने इन सब टॉपिक्स पे फोकस कर लिया तो पॉलिटी के क्वेश्चंस इसके बाहर नहीं आएंगे। दूसरा जो पार्ट है GS2 का वो है इकोनॉमी और साइंस एंड इकोनॉमी का, और इकोनॉमी में आपको बेसिकली बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार ज्योग्राफी, इस तीनों को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है और साथ में टॉप 20 इंडेक्स का अगर आपने आकलन लिया है तो इकोनॉमी के भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेंगे। तो इकोनॉमी में आपको बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट और इंडेक्स, इन तीनों पे स्पेशल फोकस देना है, तो आपसे इकोनॉमी के भी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। जो लास्ट पार्ट है GS2 का वो है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में एक क्वेश्चंस बहुत कॉमन आते हैं, और वो है फ्लड से नॉर्थ बिहार को कैसे बचाया जाए, तो इस पे आप स्पेशल फोकस देंगे। इसके अलावा साइंस एंड टेक के जो भी करंट इवेंट्स चल रहे हैं, जैसे कि 5G टेक्नोलॉजी हो गया, कोविड वैक्सीन्स हो गए, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, इन सब चीज़ों पे जो अभी रियर इवेंट्स चल रहे हैं और जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं जिनका करंट अफेयर से काफ़ी नाता है, अगर आपने इन सब पे स्पेशल फोकस दिया है तो आपके साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स दोनों का जो समन्वय है, ये वाले क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे। तो ये बात थी GS2 की। और इसके बाद होता है ऑप्शनल का। तो ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी है, और सोशियोलॉजी में मेरे 188 मार्क्स आए हैं, और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो करूंगा कि सोशियोलॉजी का कैसे तैयारी करें। बाकी ऑप्शनल का जहाँ तक विषय है, तो ऑप्शनल में आपने जो भी ऑप्शनल चुना है उसको बिल्कुल आत्मसात कर लें और उस ऑप्शनल को जिए। अगर आप उस ऑप्शनल को बहुत अच्छे से कवर अप करोगे और वही चीज़ रिफ्लेक्ट होगी आंसर में, तो आपको बिल्कुल मार्क्स देखने को मिलेंगे। लास्टली मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेंस का प्रिपरेशन जो होता है उसमें 70% ऑफ द टाइम आपका डेडिकेशन होना चाहिए आपके आंसर राइटिंग पे। और आंसर राइटिंग एक स्किल है जो कि एक दिन में डेवलप नहीं होती। आंसर राइटिंग धीरे धीरे, जब आप धीरे धीरे आंसर लिखोगे और फिर जब आंसर में निखार आएगा, जब आप खुद महसूस करोगे कि मेरे आंसर अब निखर कर आ रहे हैं और ज़्यादा अच्छे ढंग से आ रहे हैं, तब आपको मार्क्स मिलना स्टार्ट होते हैं। DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आंसर राइटिंग के कुछ ट्रिक्स हैं जो कि मैं आपको बताता हूं, जिनसे आपको इन्विजिलेटर बहुत अच्छे मार्क्स देंगे। पहला, कोई भी आंसर का एक फॉर्मेट होता है, और वो फॉर्मेट 3 भाग में होता है। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। अगर आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नहीं लिख रहे हो तो आपके मार्क्स जरूर कटेंगे। अगर आप लिख रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके मार्क्स मिलने वाले हैं, लेकिन अगर आप नहीं लिख रहे हो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो मार्क्स तो कटने ही वाले हैं। तो इन तीनों चीज़ों पे, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, तीनों पे वर्क करने की आवश्यकता है। आपका कंक्लूजन बिल्कुल फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, इंट्रोडक्शन बिल्कुल क्वेश्चन से मैच करना चाहिए, और बॉडी वही सिर्फ आंसर लिखें जो कि पूछा जा रहा है क्वेश्चंस में। कुछ भी इधर उधर की बात को घुमाए ना, क्योंकि अगर इन्विजिलेटर को एक बार ये चीज़ समझ में आ गई कि आप क्वेश्चंस को घुमा रहे हैं, तो फिर वो आने वाले आपके सारे आंसर्स को या तो लाइटली चेक करेंगे या तो फिर बहुत गहराई से चेक करेंगे, ताकि आपके एक एक गलती को वो पकड़ लें। और लास्टली मैं ये बोलूँगा कि आंसर राइटिंग करते समय आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें
कि इन्विजिलेटर का काम आप जितना ज़्यादा आसान बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। अब आप इन्विजिलेटर के काम को कैसे आसान बना सकते हैं? अपने जो आंसर हैं उसको बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट करके, उसमें डायग्राम बनाकर, उसमें फ्लो चार्ट बनाकर, उसमें हब एंड स्पोक का पूरा डायग्राम बना सकते हैं आप, बार चार्ट दिखा सकते हैं, पाई चार्ट दिखा सकते हैं, बार ग्राफ दिखा सकते हैं। तो ये सब जब चीज़ें आप दिखाएंगे, साथ में अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, तो दूर से ही आपकी कॉपी एक बहुत अच्छी कॉपी रिफ्लेक्ट होगी और इन्विजिलेटर बाउंड हो जाएंगे आपको मार्क्स देने के लिए। तो ये था मेरे तरफ से आपको मेंस का टिप। अब इसके बाद इस वीडियो में मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक टीम के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि बीपीएससी में इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। इंटरव्यू में मेरे इस बार 90 मार्क्स आए हैं, दैट इज़ द हाईएस्ट मार्क्स दैट इज़ बीइंग गिवन बाय बीपीएससी दिस ईयर। तो मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि जब आप इंटरव्यू का आपके पास कॉल आए तो आपको किस ढंग से तैयारी करनी चाहिए और किन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि आपको अपने डैफ पे वर्क करना पड़ेगा। आपने कहाँ से तैयारी की, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपने किस स्कूल से पढ़ाई की, इन सब, आप किस मोहल्ले में रहते हैं, इन सब चीज़ों पर आपको अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी और उससे रिलेटेड आपको चीज़ याद करनी पड़ेगी। जैसे मैंने अपनी स्कूलिंग डीएवी पब्लिक स्कूल से की है, तो मुझे दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। दयानंद जी कौन थे इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब जब आप अपने डैफ के एक एक कोने पे अच्छे से वर्क कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे ही हाई रहेगा, क्योंकि इंटरव्यूअर वैसे भी आपके बारे में सिर्फ वही जानते हैं जो आप उनको वहाँ पे दिखाओगे और जो आप अपने डैफ में वहाँ भर कर आए हो। तो अपने डैफ पे वर्क करें। दूसरी बात ये कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई रखें। वहाँ पर वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस हो, आप में पब्लिक डीलिंग जब हो या फिर कुछ कठिन परिस्थितियां आए जब आप सर्विस में जाएं तो आप उसको झेलने के लिए बिल्कुल रेडी हो। तो जब आपके कॉन्फिडेंस लेवल हाई होंगे और वहाँ पे आप पैनिक नहीं करोगे तो अल्टीमेटली इंटरव्यूअर खुश होकर आपको मार्क्स देंगे। तीसरी बात ये कि वो ये भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको बिहार का नॉलेज हो। वो ये सिर्फ नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको इंडिया लेवल का नॉलेज हो और ऊपर से नॉलेज हो और बिहार का नॉलेज ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको काम बिहार में ही करना है। दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। सो बिहार का भी नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे मुझसे तो कुछ डायरेक्ट फैक्ट्स ही पूछ लिए गए थे बिहार के लिए, जो कि मैं अपने आने वाले समय में अभी बताऊंगा कि मेरे से कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। चौथा ये कि जब भी आप कोई आंसर दें तो अपने उसके साथ फैक्ट्स और डेटा को इंक्लूड करें। उससे प्रोफेशनल लुक और थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक लुक आता है। क्योंकि जैसे मुझसे पूछा गया था कि बिहार और केरल में क्या डिफरेंस है, तो मैंने बिहार का सेक्स रेशियो और केरल का सेक्स रेशियो बताया, साथ में बिहार के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रैंक और नीति आयोग ने जो निकाला था सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का रैंक और केरल का क्या रैंक है ये बताया। तो उससे मेरे आंसर को वैलिडिटी मिली। तो जब आप फैक्ट्स और डेटा किसी एक ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन का कोट करते हो तो अल्टीमेटली सामने वाले इंटरव्यूअर को ये समझ में आता है कि ये अपने से नहीं बोल रहा है, ये एक पर्टिकुलर डेटा के बारे में बता रहा है जो कि बिहार गवर्नमेंट या फिर इंडिया गवर्नमेंट या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बोलती है, ना कि ये खुद बोल रहा है। पांचवा ये कि बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। वहाँ पे जो इंटरव्यूअर बैठे हैं वो खुद ये चाहते हैं कि आप अपने पूरे व्यक्तित्व को बहुत निखर कर दिखाओ, तो वहाँ पर जाकर बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। ये बिल्कुल 20-25 मिनट का ही खेल होता है और इसमें अगर आपने पूरे बोल्डली और कॉन्फिडेंस ढंग से और बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से अपने आंसर को प्रेजेंट किया तो आपको बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और मैं लास्टली यही बोलूँगा कि इंटरव्यू देते समय अपने चेहरे पर थोड़ा सा पॉजिटिविटी और थोड़ा सा स्माइल भी रखें, और जब सारे बोर्ड मेंबर खुशनुमा हो तो आप भी अपने आप को ये दिखाएं कि मैं भी एक पॉजिटिव माइंड का इंसान हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली जब पॉजिटिविटी आप फैलाते हो तो अल्टीमेटली आपको मार्क्स भी उसी ढंग से मिलते हैं। अब मैं इस सेक्शन में ये बताऊंगा कि मुझसे कैसे सवाल पूछे गए। सबसे पहले जब मैं यहाँ पे एंटर किया तो मैंने सबको प्रणाम किया। जब मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था तो वहाँ पे मैंने गुड मॉर्निंग बोला था, क्योंकि वहाँ पे प्रणाम जनरली बिहार में बोला जाता है। ऐसा मुझे मेरे मॉक इंटरव्यूज़ के दौरान बताया गया कि यहाँ पर जब भी आप इंटरव्यू देने जाएँ तो शुरुआत में ग्रीटिंग गुड मॉर्निंग से अच्छा प्रणाम बोले। तो मैंने यहाँ पे प्रणाम किया था और उसके बाद चेयरमैन सर ने मुझे बिठाया आराम से और बोला आप रिलैक्स हो जाइए। तो मैंने सबको पहले तो प्रणाम करके आराम से बैठकर रिलैक्स हो गया। उसके बाद चेयरमैन सर ने मुझसे ये पूछा कि आपका ग्रेजुएशन विषय कौन सा था और आपने आपका ऑप्शनल क्या है और आपने कहाँ से पढ़ाई की। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं केरल के कोचिन यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है और मेरा ऑप्शनल जो है वो सोशियोलॉजी है एंड आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। तो उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट मुझसे बिहार स्पेसिफिक कुछ 3-4 सवाल पूछे, जो कि कुछ इस प्रकार थे कि बिहार का राजकीय फूल क्या है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है,
बिहार के राजकीय पशु क्या है, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है। ये लगातार 4 सवाल उन्होंने मुझसे पूछे। मेरा बोर्ड अरुण कुमार भगत सर का था और उन्होंने मुझसे ये सवाल पहले पूछे। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि महात्मा गांधी जी के कुछ नेशनल न्यूज़पेपर्स के नाम बताए, तो ये पूछा। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा मदन मोहन मालवीय जी के नेशनल न्यूज़पेपर्स के बारे में बताएं। तो इतना का मैंने सबका जवाब दे दिया और फिर जो फर्स्ट मेंबर थे उनके तरफ चेयरमैन सर ने रेफ़र कर दिया। तो चेयरमैन सर ने जब रेफ़र किया मेंबर 1 को, तो जो मेंबर 1 है उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप ये बताएं कि बंदूक के नोक पर सत्ता हासिल की जा सकती है, ये किसने बोला था। तो इसका मुझे आंसर नहीं पता था और लिटरली मैंने सिंपली बोला कि सर सॉरी सर मुझे नहीं पता। तो इसका आंसर था माओ जेतोंग। तो इसी से रिलेटेड उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि अच्छा ये बताओ कि माओइज़्म क्या है। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि माओइज़्म क्या है बहुत अच्छे से। उसके बाद उन्होंने पूछा कि इंडिविजुअल, सोसाइटी और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है। ये उन्होंने मुझसे इसलिए पूछा क्योंकि मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। उसके बाद उन्होंने पूछा व्हाट इज़ इगैलिटेरियनिज्म, इसका भी मैंने जवाब दे दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा क्या आपके हिसाब से कौटिल्य एक सोशियोलॉजिस्ट यानी समाजशास्त्री हो सकते हैं। तो मैंने बोला हाँ हो सकते हैं। उसका उन्होंने 3 रीज़न पूछा, तो मैंने इसका भी जवाब दे दिया। फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपके और आपके पिताजी के बीच में नहीं बन रही है तो आप क्या कीजिएगा। तो फिर मैंने बोला कि सर दिलों की दूरियां वार्तालाप से ही कम की जा सकती हैं। और फिर मैंने धीरे से बोला कि सर हालांकि मेरे और मेरे पिताजी के बीच में बहुत अच्छी बनती है। तो इससे पूरा बोर्ड हंसने लगा, सब ने थोड़े थोड़े ठहाके मारे, तो मैं भी थोड़ा सा हंस दिया। तो इससे आपने एक पॉजिटिविटी फैलाई और ये भी दिखाया कि मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी भी सवाल से घबरा नहीं रहा हूँ और मैं बहुत इच्छुक हूँ आपका जवाब देने के लिए। तो यही देखना चाहते हैं इंटरव्यूअर। फिर मेंबर 2 के पास जब सवाल आए तो जो मेंबर 1 थे उन्होंने मुझसे टोटल सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से सवाल पूछे। जो चेयरमैन सर थे उन्होंने मुझे पूरे ऑलमोस्ट बिहार पर्सपेक्टिव से सवाल पूछे। तो मेंबर 2 जो आए उन्होंने मुझसे पूरा मेरे ग्रेजुएशन विषय पे सवाल पूछे, जो कि था इस प्रकार कि 1G 2G 3G 4G 5G ये क्या है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि CDMA और GSM में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अभी बताइए अभी कौन सा चल रहा है, GSM और CDMA में कौन सा सिम चल रहा है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि पासिंग क्या होता है। तो पासिंग मुझे नहीं पता था कि क्या होता है, ये कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। तो मैंने बहुत हम्बली बोला कि सॉरी सर मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने एक बाउंसर क्वेश्चन पूछा कि डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर दोज हु हैव बीन ट्राइड एंड टेस्टेड, ये इसका मतलब बताओ। तो चूंकि ये एक बाउंसर क्वेश्चन था और सडनली इंटरव्यू के दौरान आपसे ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जब पूछ दिए जाते हैं तो उस टाइम वैसे भी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो थोड़ा गिर जाता है। बट मैंने पैनिक नहीं किया और मैंने बहुत हम्बली बोला कि सर सॉरी सर मुझे इस पर गेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको नहीं आता है सवाल तो आपको स्ट्रेट अवे बोल देना रहता है कि सर मुझे नहीं आता। और जब आपको गेस लेना रहता है तो आपको पहले अनुमति लेनी चाहिए कि सर मैं इस पर श्योर नहीं हूँ और मुझे इस पर गेस लेना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप गेस ले सकते हो और फिर मैंने गेस लेकर बताया और वो संतुष्ट हो गए। फिर जो लास्ट मेंबर थी वो थी लेडी मेंबर, एक लेडी मेंबर थी और उन्होंने मुझसे टोटल केरला और बिहार, क्योंकि मैंने केरल से इंजीनियरिंग की है और बिहार मेरा होम टाउन है, तो उन्होंने केरल और बिहार दोनों को साथ में कंपेयर करने को बोला। और जो भी क्वेश्चंस थे वो इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे। तो जो पहला क्वेश्चन था उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप केरला में रहे हैं तो वहाँ खाना नारियल तेल में बनता है, तो क्या आप इससे कंफर्टेबल थे। ये सवाल उन्होंने इसलिए पूछा क्योंकि वो मुझसे कंफर्टेबल फील करवाना चाह रही थी, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो नेचुरल सी बात है कि आप या तो हाँ दोगे या तो ना दोगे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि केरला के कुछ स्पेसिफिक डिश बताएं जो कि सिर्फ केरला में मिलते हैं, तो इसका भी मैंने जवाब दे दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आप ये बताइए कि केरला में किस ट्रेन से जाते थे, तो मैंने इसका भी जवाब दे दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि केरल जाते समय 2 रूट्स होते हैं और दोनों रूट्स में कौन कौन से स्टेट बीच में आते हैं, इसका भी आप मुझे बताइए। तो फिर मैंने उन्हें एक एक करके बताया कि मैम केरल के 2 रूट्स हैं और ये स्टेट्स बीच में आते हैं, तो उससे भी वो संतुष्ट हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या आप इलेक्ट्रॉनिक्स और सोशियोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो प्रशासन में आके, तो इसका भी मैंने जवाब दिया। और फिर लास्टली उन्होंने मुझसे ये पूछा कि बिहार और केरल में सोसाइटल डिफरेंस क्या क्या है, तो इसका मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि मैंने बताया कि सेक्स रेशो केरल का ज़्यादा है मैम, फिर इगैलिटेरियनिज्म केरल में ज़्यादा है, फिर उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एजुकेशन, हेल्थ ये केरल में ज़्यादा है और विमेन एम्पावरमेंट पे ज़्यादा वर्क हुआ है केरल में। तो सोसाइटल पर्सपेक्टिव से मैंने इसका भी आंसर दे दिया। और लास्टली उन्होंने मुझसे एक सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा कि एक महिला आती है और जिसका सर फटा हुआ है और खून गिर रहा है, तो आप क्या करोगे। तो मैंने सिंपल सी बात बोली कि मैम बीइंग अ
डीएसपी अगर एक महिला मेरे पास आती है जिसके सर से खून गिर रहा है, तो मैं पहले तो उन्हें फर्स्ट एड प्रोवाइड करूंगा, फिर आराम से बिठाकर पूछूंगा उनके साथ हुआ क्या। अगर उनके साथ डॉरी के केस में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो मैं आईपीसी 498A का केस लगाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले से ही आईपीसी के कुछ धाराएं रटी हुई थी, तो मैंने वहाँ पर डायरेक्टली बोल दिया। उसके बाद चेयरमैन सर ने मुझे हंसकर बोला ठीक है आप जा सकते हैं, और इसी प्रकार मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ। मैंने सबको थैंक यू ग्रीट किया और फिर मैं यहाँ से निकल गया। तो लास्टली मैं ये बोलूँगा कि इंटरव्यू इज़ नॉट ओनली अबाउट द नॉलेज टेस्ट। नॉलेज तो होना ही चाहिए, लेकिन नॉलेज से ज़्यादा ये आपकी पर्सनैलिटी की टेस्ट होती है, क्योंकि जब आपके पर्सनैलिटी में वो पॉजिटिविटी और वो कॉन्फिडेंस दिखेगा तो जो इंटरव्यू लेने वाले हैं जो भी मेंबर्स, वो बाउंड हो जाएंगे आपको मार्क्स देने के लिए, और वो भी चाहते हैं कि कुछ पॉजिटिव और हाई कॉन्फिडेंस लड़के आएँ या लड़कियाँ आएँ जो कि बिहार गवर्नमेंट में आकर और अपने देश को, अपने समाज को, अपने मोहल्ले को एक अलग ऊंचाई पर पहुँचाएँ। तो और लास्टली मैं अब इस वीडियो को एंड करते हुए दिल्ली नॉलेज ट्रैक टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि मैं और भी एस्पिरेंट्स के साथ अपने एक्सपीरियंस को साझा कर सकूँ। सो थैंक यू टू दिल्ली नॉलेज ट्रैक टीम एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।